नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत के साथ ट्रेड डील और ग्रीनलैंड पर ट्रंप के नरम रुख से जोश में बाजार। निफ्टी करीब 225 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 25,400 के करीब। एसबीआई, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एमएनएम ने भरा जोश। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट दौड़ाए। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी तेजी। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्जिबिलिटी पड़े सटीक। आज के नतीजों के बाद डॉक्टर रेड्डीज भागा। शेयर करीब 5% उछाल के साथ निफ्टी के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। साथ ही रैलिस इंडिया और ओरेकल दौड़े। वहीं इटरनल में भी मजबूती कायम, लेकिन रिजल्ट्स के बाद के फैसला। उधर स्पॉटलाइट, एयू बैंक और फेडरल बैंक में भी तेजी कायम और चार्जिबिलिटी डाबर, स्कॉट्स, कुबोटा, आइनॉक्स पिन में मजबूती कायम। सरकारी बैंक्स और कैपिटल मार्केट शेयरों में भी ठीक ठाक तेजी। 2.5% से ज़्यादा चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं डिफेंस और मेटल शेयरों में भी करीब 2% का उछाल। अच्छे नतीजों के बाद वारी एनर्जी और बैंक ऑफ इंडिया भागे। 7 से 11% उछाल के साथ दोनों शेयर वायदा के टॉप गिनर्स में हुए शुमार। लेकिन नतीजों के बाद पीएनबी हाउसिंग में मुनाफा वसूली हावी। शेयर करीब 5% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। सोने चांदी में मुनाफा वसूली के चलते गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स की तगड़ी पिटाई। सारे के सारे ईटीएफ 18 से 20% गिरे। वहीं गोल्ड ईटीएफ्स में भी भारी गिरावट। ऊंचे प्रीमियम के चलते ईटीएफ ज़्यादा फिसले। चलिए, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ इस शो में आशीष बहेती और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर और निर्मल बैंक के विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर हम बात करेंगे हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनेश्वर ईरानी से और मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से बातचीत होगी। पर आशीष से जानेंगे कि एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुक क्या बाजार के लिए खतरा बन रही है। लेकिन इससे पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर। और निफ्टी अभी भी करीब 25,400 पर है। डे का हाई 25,435 था। बैंक निफ्टी 59,400 पर। वो एग्जैक्ट उन रेजिस्टेंस जोन में आकर फंस रहा है जो मेंशन थे। मिड कैप इंडेक्स में लेकिन अच्छी तेज़ी है, करीब 2.25%। अभी के लिए एडवांस डिक्लाइन शानदार 6:1 का। और इंडिया विक्स यहाँ पर इस समय आप बड़ी गिरावट देखेंगे। तो ये मार्केट के लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स। एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दीजिए प्लीज़। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो वारी एनर्जीज टॉप गेनर 10% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज 5% ऊपर। ओएफएसएस 4% ऊपर, शानदार तेज़ी। बैंक ऑफ इंडिया में, सेल में, भारत फोर्ज में। इटर्नल लेकिन अब डे हाई से कोलैप्स कर चुका है और एकदम फ्लैट हो चुका है इटर्नल। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा ये। हिंदुस्तान जिंक अब एफ&ओ का टॉप लूज़र बन चुका है, 5% नीचे। हिंदुस्तान जिंक के अलावा पीएनबी हाउसिंग और केईआई, यहाँ पर भी आज आप थोड़े से लॉसेस देखेंगे। वीरो जी हाँ, ये थी बाजार की छोटी सी समरी और आपने सुनी अभी। और अब एक काम करते हैं, पैनल से बातचीत करते हैं और उनके कॉल्स और व्यूज़ समझते हैं। मानस और आशीष बहेती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर सचिन जी और विकास जी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका। सचिन, एक अच्छा पुल बैक मार्केट में एज ऑफ नाउ अब तक सस्टेन करता हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। क्या पिक कर रहे हैं आपके 2 ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली आई थिंक मार्केट का जो मोमेंटम है, मुझे लग रहा है थ्रू आउट द डे यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए। लगभग 25,525 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। एंड ऑन द लोअर साइड कहीं जाकर फ्लोर वापस एलिवेट हो चुका है 25,240 260 के रेंज में। तो आई थिंक नेगेटिव तो मुझे लग रहा है यहाँ से मूवमेंट बड़ी होनी नहीं चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो लॉन्ग पोजिशन ही आपको प्रेफर करने हैं। कल के सत्र में हमने आइडेंटिफाई किया था डॉक्टर रेड्डीज का सेटअप एंड मुझे लग रहा है काफी सिमिलर सेटअप यहाँ पर डिवीज लैब के काउंटर में है। डिस्क्लोजर होता है, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। लगभग 12 दिन के डिक्लाइन के बाद एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर इवॉल्व हो चुका है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है एक रिवर्सल इन प्लेस है। 6100 के आसपास का बेस यहाँ पर इसने वापस रिकन्फर्म किया है। एंड जिस तरीके से ये रिबाउंड अनफोल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 6440 तक की विजिबिलिटी है। तो यहाँ पर डीवीज लैब में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 6260 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 6440 का।
स्टॉप लॉस आपको 6030 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं डिविजिबल अप के काउंटर में। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे आया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोल इंडिया एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में था। जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी थी, स्टॉक ने अपने 400-420 बेस को अच्छी तरह डिफेंड किया था एंड वहां पर मुझे लग रहा है कहीं जाकर 60 मिनट चार्ट पे एक फ्लैट वेव फॉर्मेशन कंप्लीशन की कगार पे है, जिसकी वजह से वापस मुझे लग रहा है अपना एक इम्पल्स वेव ऑन द बुलिश साइड रिज्यूम हो रही है। तो जिस तरीके से डेटा है, ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 432 के आसपास का स्विंग एक्सपेक्टेड होगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं कोल इंडिया के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 417 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए विकास जी के पास चल जाए। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहला तो बायकॉन मुझे अच्छा लग रहा है इस करंट भाव पे। 364 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है। 200 डीएम का एक मेजरली सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 390 के आसपास के टारगेट है, तो बायकॉन को यहाँ पर बाय कीजिए 390 के टारगेट के लिए। 364 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये हमने हमारे क्लाइंट को भी यहाँ पे रिकमेंड कर चुके हैं। दूसरा कॉल भी हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड कर चुके हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, जहां पे हमने देखा था एक सेल ऑफ होने के बाद कल एक अच्छी मोमेंटम कैरी होते हुए देखने मिली एंड ऑफ द डे तक, और आज मुझे लगता है वहां पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखने मिलेगा। एक रिवर्सल यहाँ पे आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर पे दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में 1470 के टारगेट मुझे रिलायंस इंडस्ट्री में आते हुए देखने मिल रहे हैं। नीचे में 1390 का एक इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 1390 के स्टॉप लॉस से 1470 के लिए रिलायंस इंडस्ट्री को बाय कर। जी, आज की इस रिकवरी में एक भाग, एक पिलर रिलायंस अपना वो किरदार अभी तक तो बखूबी निभाता हुआ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंस इट्स बैक ऑन रिलायंस, प्लीज़ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अपने को बैक देता हूँ यहाँ पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस से होल्ड करते हैं। इस बाय ट्रेड पर एक निजी राय रखें। मानस, आपके दो ट्रेड्स। देखिए, पहला सेल रिकमेंडेशन है, मुथूट फाइनेंस पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। कल स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। आज गिरावट में 10 and 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निकल गया। तो आई थिंक मुथूट फाइनेंस पे करंट लेवल्स पे एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। 3911 3911 के स्टॉप लॉस से सेल करेंगे। 3750 3750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मुथूट फाइनेंस में। टेक महिंद्रा में खरीदारी करनी है, जहां पर हाई टॉप हायर बॉटम पहले से बन रहे थे। हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा था, बट फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो गई है, इसलिए टेक महिंद्रा में खरीदारी करेंगे। 1690 1690 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अब चलते हैं आशीष बहेती जी के पास। आशीष जी, बताइए आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो एमफेसिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आईटी में एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि एमफेसिस में यहाँ इन लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2840 2840 का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2950 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बीएससी लिमिटेड। बीएससी में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है और सबसे इसने अपना 20 डेमा रीगेन किया है। एक 4 दिनों की गिरावट अब यहाँ पे एक अच्छे रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे 2690 2690 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2770 तक के जोन देखे जा सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार जरा बैंक निफ्टी रखिएगा आप, क्योंकि थोड़ा सा इंटरडे हाई से अब बैंक निफ्टी में पहले साइन दिखे हैं स्लिप होने के। 59,573 तक गया और अब वहाँ से थोड़ा स्लिप हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों थोड़ा सा हल्का सा वीक होना शुरू हुए हैं तो इस पर। लेकिन खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बजट से पहले कमाई की थीम पर बात करने के लिए हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। दिनशो जी, ये मार्केट में जिस तरीके की बड़ी गिरावट आ रही है पिछले कुछ दिनों में, खास तौर से ब्रॉडर मार्केट में, उसका कारण क्या है? कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? जी देखिए, पहले तो अनुज जी धन्यवाद आपका, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो अनुज जी, एक्चुअली ये जो गिराव आ रहा है, आई थिंक इट बहुत ही नेगेटिविज्म बिल्ड हो गया हमारे इन्वेस्टिंग HNI UHNIs में, आई थिंक, क्योंकि रिटेल तो पार्टिसिपेट कर ही जा रहा है, हमें हमारे फ्लो से दिखते हैं, और दूसरा हमारे डोमेस्टिक्स के पास तो काफी पैसा पड़ा हुआ है। FIs का तो हम बोल नहीं सकते, FPIs का, क्योंकि आई थिंक वो बेसिकली दे आर ड्रिवन बाय
ग्लोबल ट्रेंड्स की ज़्यादातर इंडिया के ट्रेंड नहीं देखते हैं, वो ग्लोबल देखते हैं। पर आप डोमेस्टिक देखिए, जो मैक्रोस हैं, माइक्रोस हैं, सब इम्प्रूव हो रहे हैं। आप रिजल्ट सीजन आपने देख लिया है, मतलब जो सितंबर का था वो तो आपने देख ही लिया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट सीजन था। दिसंबर का मुझे कोई अलग नहीं दिख रहा है फ्रॉम सितंबर। तो हमें यही नहीं समझ आ रहा कि इतना स्केप्टिसिज्म क्यों है। बहरहाल हमें तो ऐसे ही लगता है कि जहाँ जहाँ जब भी गिरता है हमें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, और बिल्कुल। जो भी हमारे पास कैश आता है हम डिप्लॉय करते रहते हैं। ऑलराइट, दिनशो जी 1 मिनट वेट करिएगा। आज का हीरो ऑफ द डे वारी एनर्जीज 12% ऊपर हैं। उनके सीएफओ जुड़ गए हैं हमारे साथ, कंपनी के ग्रुप हेड फाइनेंस। उनसे बात कर लेते हैं एक बार। और गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शानदार नंबर्स आपके इस समय। क्या रीज़न रहे इस ग्रोथ के, और आगे किस तरीके की ग्रोथ देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत नमस्कार सर। आपको शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देखेंगे हमारे नंबर्स को, इस क्वार्टर में नंबर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। हमारी टॉप लाइन, इबिटा, पैट तीनों ही नंबर में परफॉर्मेंस YoY लेवल पे अच्छा रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी बहुत अच्छा रहा है। हमने पिछले क्वार्टर में काफी सारी कैपेसिटीज को लाइव किया है। अगर आप देखें कि हमारी सोलर पैनल की नई कैपेसिटीज जो पिछले क्वार्टर में लाइव हुई है, 3 गीगावाट प्लस की कैपेसिटीज लाइव हुई हैं, और हमने 3 गीगावाट कैपेसिटी हमने इन्वर्टर की भी लाइव करी है पिछले क्वार्टर। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने और क्या किया है कि जो हमने कैपेसिटीज एक्वायर करी थी ट्रांसफार्मर्स की, उसको हमने गो लाइव कर दिया था, और वहां पे हम कैपेसिटीज ट्रांसफार्मर्स की भी बढ़ाए जा रहे हैं। हमने ये अनाउंस किया है कि हम लोग जो 4000 एमवीए की हमने एक्विजिशन करी थी ट्रांसफार्मर्स की, उसको हम अराउंड 20000 एमवीए की कैपेसिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। हमारा सोलर सेल का जो प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे, उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है पिछले क्वार्टर में। 750 मेगावाट प्लस की प्रोडक्शन हमने लास्ट क्वार्टर में दर्ज करी है। उसके पिछले क्वार्टर 600 मेगावाट प्लस की हमारी प्रोडक्शन थी, तो यहाँ पर भी काफी बढ़ोतरी सेल प्रोडक्शन में भी हुई है। हमारे यूएस की जो फैक्ट्री है, उसका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। यूएस की फैक्ट्री का भी प्रोडक्शन खासा बढ़ा है पिछले एक क्वार्टर में। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार जैसे-जैसे हमारी नई कैपेसिटीज आती रहेंगी, हमारी 28 गीगावाट की कैपेसिटीज अनाउंस करी हुई है, जिसमें से अराउंड 23 गीगावाट की कैपेसिटी सोलर पैनल की लाइव हो चुकी है। तो आप आने वाले एक तिमाही में देख सकते हैं कि और 5 गीगावाट की कैपेसिटीज ऐड होंगी, और जैसे-जैसे कैपेसिटीज ऐड होंगी, आप प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। इसी तरीके से सेल का प्रोडक्शन जैसे-जैसे क्वार्टर वाइज बढ़ रहा है, आप आगे भी अपेक्षा रख सकते हैं कि हम लोग सोलर सेल का भी लगभग 90% तक तो इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ठीक है। वहां पर भी काफी स्कोप हमारे पास अभिषेक अभी जी, है। बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, काफ़ी आप बुलिश साउंड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपने कही है कि जो आपकी एबिटा गाइडेंस थी FY26 की, उसको आप एक्सीड कर सकते हैं। तो अब आप मतलब कोई नंबर अगर आपके माइंड में हो FY26 के एबिटा के लिए? सर, हमारा जो इबिटा हमने रिपोर्ट किया है, 4800 करोड़ प्लस का हमने इबिटा अभी रिपोर्ट किया हुआ है। हमने गाइडेंस 5500 से 6000 की रेंज का इबिटा गाइडेंस दिया था। अगर आप इस तिमाही का इबिटा देखेंगे तो अराउंड 2100 करोड़ का हमने इबिटा एक क्वार्टर में दिया है, और 4800 हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो इबिटा का नंबर ये बात पक्की है कि हम लोग सरपास करने वाले हैं। एग्जैक्ट नंबर मैं दे नहीं सकता आपको, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि हम लोग इबिटा गाइडेंस को काफी अच्छे मार्जिन से बीट कर सकते हैं। अच्छा, आपका यूएस मार्केट में भी बिजनेस है। वो जो आजकल अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर तनातनी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं उसमें रिस्क है क्या आपके लिए? सर, अमेरिका में हमने क्या किया है, हमने अमेरिका में हमारी फैक्ट्री लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी 1.6 गीगावाट से। हम वहां पे कैपेसिटीज बढ़ोतरी कर रहे हैं। 1.6 गीगावाट को हम 3.2 गीगावाट तो कर ही रहे हैं, और हमने 1 गीगावाट की कैपेसिटी अमेरिका में एक्वायर भी करी है अ, इसी इसी वर्ष। इससे क्या होगा, हमारी यूएस की कैपेसिटीज लगभग 4 गीगावाट हो जाएंगी, जो काफी अच्छी कैपेसिटीज हैं यूएस के मार्केट को देखते हुए। जो भी हमारे यूएस के ऑर्डर्स हैं, वहीं से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी सप्लाई चेन को हम कैसे और रेज़िलिएंट बनाएँ, क कैसे हम लोग और स्ट्रॉन्ग बनाएँ। इसी के लिए हम लोगों ने ओमान में एक कंपनी में भी निवेश किया है। पिछले क्वार्टर में हम लोगों ने कमिट किया कि हम वहाँ पे निवेश कर रहे हैं। इससे हमारी सप्लाई चेन और भी मजबूत हो जाएगी। इंडिया ओमान का भी एफटीए हुआ है। ओमान और यूएस का भी एफटीए प्लेस में है। इससे काफ़ी हमको मदद मिलती है किसी भी प्रकार के टैरिफ की बाधा को निकलने के लिए। अच्छा अभिषेक जी, ये जो आपकी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है अप्रॉक्सीमेटली 0.6 ट्रिलियन की, 60,000 करोड़ रुपए की,
इसमें से बाइफरकेट करेंगे कि ओवरसीज और डोमेस्टिक कितनी, और एक और बात है विच इज़ गिविंग बेटर मार्जिन्स, थोड़ा सा इस पर भी रिफ्लेक्शन दीजिएगा। तो ऑर्डर बुक में अगर आप देखेंगे तो हमारा लगभग 50 से 60% जो ऑर्डर बुक है वो हमारा ओवरसीज कस्टमर्स का रहता है। लगभग 40% के आसपास जो हमारा ऑर्डर बुक है वो डोमेस्टिक कस्टमर्स का रहता है। इसमें एक बात जानने लायक है कि इस ऑर्डर बुक में हमारा जो रिटेल मार्केट है, जहाँ पे हमारे 580 प्लस रिटेल स्टोर जो इंडिया में आज बने हुए हैं, उसकी ऑर्डर बुक इसमें काउंट नहीं होती है, बिकॉज़ वो कैश और कैरी मॉडल का बिज़नेस है, जहाँ पे हर महीने ऑर्डर्स आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारा पूरी सेल्स का 20% सेल्स आज जो है रिटेल काउंटर से आता है। सो वो इस सेल्स का हिस्सा नहीं है, बट 60,000 करोड़ का और लगभग 20% सेल्स में वो हर क्वार्टर एडिशन करता ही है। ऑलराइट, अभिषेक जी, और कोई आगे जाते हुए आपके जो प्लान्स हैं वो पूरे ऑर्गेनिक ही रहेंगे या आगे कुछ इनऑर्गेनिक प्लान्स भी होंगे आपके? हमने इस वर्ष में लगभग 3 एक्विजिशंस किए हैं, अनाउंस किए हुए हैं, और हम लोग अभी भी यही मान रहे हैं कि इस पूरी वैल्यू चेन में हम चाहेंगे कि हम हमारा एक्सपेंशन करते ही रहें। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम उनको इवैल्यूएट करते रहते हैं। राइट, अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज आपके नंबर्स पर जो रिएक्शन दिया उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए दिनशो जी के पास वापस चलते हैं। दिनशो जी, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे वो कॉन्वर्सेशन आपके साथ रोकनी पड़ी क्योंकि ये स्टॉक ऑफ द डे था, वो मैनेजमेंट जुड़ी थी हमारे साथ तो बात कर रहे थे, आप अपनी बात रख रहे थे मार्केट के ऊपर, प्लीज़ उसको कंटिन्यू करिए। नहीं, तो मैं यही बोला था कि हमें तो कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है, और एनी गिवन करेक्शन वी लुक एट अपॉर्चुनिटीज फॉर बाइंग। सो हमारे पोर्टफोलियो में आप देखेंगे तो कैश शायद ही आपको दिखेगा यहाँ पे। राइट, अच्छा, अभी हम वारी के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, आपके पोर्टफोलियो में ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई स्टॉक्स हैं क्या, या आप लेना चाहेंगे इन्हें? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता यहाँ पे कि पीवीज में, जहाँ चाइना इतना बड़ा है, फोटोवोल्टिक सेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे आई डोंट नो इंडिया का क्या एज रहेगा, इसलिए वी आर नॉट टेकिंग एनी कॉल्स यहाँ पे। हम लोग जो एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें वी आर वेरी कंफर्टेबल, जैसे हिटाची हो गया या सीमेंस एनर्जी हो गया, ये सब। दिनशो जी से उनके जो फंड लॉन्च होते हैं ना, जब मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो उनकी बातें सुन के मनोबल बढ़ता है, सोचते हैं हम भी पैसा लगाएं। ये जो चिंताएं, दिक्कत और थोड़ा सा भय मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर है, उससे कैसे डील करना चाहिए? अभी आप क्या कहेंगे इस पर? आप वीरू जी, एक्चुअली हम तो सिर्फ नंबर्स देखते हैं, हम सिर्फ जो निकलता है सामने उसी को देख के इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर जो सितंबर एक क्वार्टर था जहां पे हम सिर्फ स्मॉल कैप की ग्रोथ देखें, अर्निंग्स ग्रोथ देखें, एक्चुअली 500 की जो NSE 500 था उसमें ग्रोथ थी 15%, वो अर्निंग्स की ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। बहरहाल एक लो बेस से ग्रोथ आई थी, लेकिन आप उसमें लार्ज कैप NSE 100 देखें तो उसमें ग्रोथ थी, अर्निंग्स ग्रोथ थी सिर्फ 10%। मिड कैप की ग्रोथ थी जो 150 स्टॉक है उसमें थी कोई 27% अर्निंग्स ग्रोथ, और जो स्मॉल कैप थे उसमें तो ग्रोथ 37% थी। वहां पे बेस बहुत लो था पर 37% ग्रोथ थी, और हमें यही देख के हमें लगा कि अभी यहां से शायद आपको एक ग्रोथ रेगुलर दिखेगी, और इसलिए हमारा लॉन्च किया फंड। एनीवे, मुझे लगता नहीं है दिसंबर का भी क्वार्टर कुछ अलग होगा, क्योंकि उसके बाद सितंबर 24 के बाद बेस काफी लो रहा है इनके लिए, तो ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी, और करेक्शन भी काफी देख लिया हमने वहां पे काउंटर में, कुछ गिने चुने काउंटर में। इसलिए हमें लगता है कि मिड कैप, और बाय द वे डेट इक्विटी ऑल टाइम लो पे पहुंच गई है दोनों, मिड कैप के लिए और स्मॉल कैप के लिए। मिड कैप की पास शायद 0.53 कुछ थी डेट इक्विटी, और स्मॉल कैप की तो 0.35 हो गई है। तो आप सोचिए कि कितना बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई है इस पीरियड में, जहां पे हमने डिमांड ड्रॉप देखा था। वहां पे ये दोनों जो कोहोर्ट्स थे उन्होंने अपनी बैलेंस शीट स्ट्रांग कर दी बाय बीइंग कंजर्वेटिव, रीपेइंग बैक लोन्स और ये सब। सो बेसिकली हमें कंफर्ट काफी दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए हम तो डटे हुए हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, क्या नहीं लेना है ये भी बहुत ज़रूरी है। अर्निंग्स में दमखम, या फिर जिस स्पेस के लिए चीज़ें अभी ठीक नहीं है। रियल स्टेट में एक बड़ा फेज देखा, आई मीन ऑलमोस्ट 2021-2025 इनको बिलोंग करता है, लेकिन डिमांड अब विजिबल नहीं है, नंबर्स सेल्स के घट रहे हैं।
अपनी जो टारगेटेड सेल्स थी कंपनियां उसको मीट नहीं कर पा रही हैं, बावजूद इसके कि एक आप लो इंटरेस्ट रिजीम में हैं अभी। आप रियल स्टेट से और रियल स्टेट एंसिलरी से या फिर HFC से कितनी दूरी बना के रखे हुए हैं इस वक्त? जी देखिए, रियल एस्टेट एक्चुअली हमें एक ही स्टॉक पसंद है, और वो इसलिए पसंद है कि वो लग्जरी रियल एस्टेट हाउसिंग में है, और कोई उनका कोई वो नहीं है, विच इज DLF। वही हमें पसंद है, लेकिन वो भी ही ऑल्सो सफर्ड। इट्स नॉट दैट, क्योंकि काफी मार पड़ी है, जबकि नंबर्स बहुत बढ़िया आए हैं DLF के। मतलब आए थे जो सितंबर लास्ट 2 क्वार्टर थे। ये इस क्वार्टर का भी हमें लगता है कि अच्छे ही नंबर आएंगे। मुझे लगता नहीं कैश फ्लो में कुछ इशू होगा यहाँ पे, पर उसके चलते भी हमने देखा है कि दूसरे काफी जो प्लेयर्स हैं, काफी लेवरेज प्लेयर्स हैं, इसलिए हमें बिल्कुल वहां पे पसंद नहीं था। और DLF इसलिए पसंद था क्योंकि एक तो रिटेल, सॉरी, दे वर आल्सो इन हाउसिंग, लग्जरी हाउसिंग, और दूसरा इनके पास रिटेल वो थे अवेलेबल था, और ऑब्वियसली ऑफिस स्पेसेस में भी हैं, तो इसलिए हमें वो पसंद है। अदरवाइज वी डोंट लाइक रियल एस्टेट एज मच। हाउएवर ओवरऑल अगर जो आप कंट्री की बात करें तो ऑब्वियसली GDP जब ग्रो होनी है तो आपको रियल एस्टेट विल बी अ बिग प्लेयर देयर, इसलिए हमें हाउसिंग फाइनेंस ज्यादा पसंद है यहाँ पे एज कम्पेयर टू प्योर रियल एस्टेट प्लेस। ओके, हाउसिंग फाइनेंस ज़्यादा पसंद है आपको। ये HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स आपको कैसे लगे दिनशॉ जी, और अब आपका क्या व्यू है लार्ज कैप बैंकिंग पर? जी देखिए, नंबर इतने खराब नहीं थे, मतलब नंबर ठीक ही थे, खराब की बात तो करेंगे नहीं, ठीक ही थे। ICICI उल्टा थोड़ा ज्यादा ही बेहतर था HDFC से, लेकिन उसके बावजूद दोनों को मार पड़ी है। मुझे लगता है कि बेसिकली एक फटीक सा आ गया है यहाँ पे। लोग यही सोचते हैं कि ये ग्रोथ सभी एक स्टैंडर्ड ग्रोथ रहेगी, पर हमें ये भी चाहिए। जब आप पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको एक पोर्शन चाहिए होता है स्टेबिलिटी वाला। आई थिंक यहाँ पे काफी स्टेबिलिटी विद अ पॉजिटिव अल्फा, जो जबकि स्मॉल अल्फा रहेगा, बट देयर विल बी एन अल्फा। और इसलिए हमें लगता है कि ये दो काउंटर तो आपके कोर काउंटर्स होने चाहिए, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमारे टॉप 10 होल्डिंग में ये दोनों हैं, ऑल अक्रॉस आवर पोर्टफोलियोज, जहाँ पे परमिशनेबल है वहाँ पे। ओके, अच्छा दिनशॉ जी, ये ऑटो अभी भी मूव अच्छे दे रहा है, हालांकि थोड़े बहुत टेक्निकल, मतलब जिसे कहते हैं ना, टेक्निकली थोड़े बहुत वीक हुए हैं, शॉर्ट टर्म एवरेज के नीचे आ रहे हैं, बट लुक एट स्क्रिप्ट्स लाइक अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई भी ऐसा कि पूछिए मत, है वर्टिकल राइज। कोई सेगमेंट आपका ऑटो में जो अब जिसको आप थोड़ी प्राथमिकता दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, एंड मोर स्पेशली क्लोजर टू बजट, जहाँ पे शायद पॉसिबल, जो आर्टिकल्स पढ़ रहा था उसमें लिखा था, मेंशन था कि आप एंट्री लेवल EV को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स दे सकते हैं, आपका ठीक क्या है इसमें? जी एक्चुअली वीरू जी, हमें तो ऑटोज में सीरीज पसंद हैं, लेकिन हमें जो 2 कंपनियां वो ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए हम ऑटो फाइनेंसियर्स ज़्यादा देखते हैं, जो CV फाइनेंसिंग करते हैं वो देख रहे हैं। और उसका एडवांटेज ये रहता है कि वो फिर यू डोंट वरी कि किसका मार्केट शेयर ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, ये दे बेनिफिट थ्रू आउट। और वही सेम केस है हमारा पैसेंजर व्हीकल्स में भी। हमें ऑटो फाइनेंस से ज़्यादा पसंद है देन द OE मैन्युफैक्चरर, जो पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं उससे, क्योंकि वहाँ पे हमें लग रहा है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंपटीशन अभी तक पूरी तरह बिल्ट नहीं हुआ है। हम काफ़ी इंसुलेटेड हैं वर्ल्ड से, इसलिए हमारे R&D स्पेंड्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं स्पेस में, और हम वी कैन गेट अवे विद व्हाटएवर। लेकिन हमें 2 व्हीलर भारल काफ़ी पसंद है, और वहाँ पे हमने काफ़ी एक्सपोजर लिया हुआ है। तो वो हमें स्पेस है जहाँ पे हमें लग रहा है कि जैसे ही इंडिया का GDP ग्रो होगा, प्रीमियम 2 व्हीलर्स वगैरह बिकेंगे, इसलिए वी आर गेटिंग टू दैट स्पेस। ऑलराइट, दिनशॉ जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू हमारे सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, MTF बुक यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्या रिस्क ओपन हो रहा है, ये आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकता है ये MTF। दरअसल अगर आप देखें तो मार्केट में कंसर्न्स तो लगातार बनी रहे थे, लेकिन अब ये सुर्खियों में और ज़्यादा आ गया है। कारण ये कि ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने कल X पर पोस्ट करके बड़े विस्तार से और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ये पूरी जानकारी दी कि MTF कैसे बाजार के लिए खतरा हो सकता है और निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसको समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग है, इसका प्रचार सभी ब्रोकरेजेस कर रहे हैं। सबकी एडवर्टाइजमेंट में अगर आप देखें तो MTF को बढ़ चढ़कर प्रमोट कर दिया गया है, और इसी के चलते आप देखें तो पिछले 4 साल में जो पूरी इंडस्ट्री की MTF बुक है,
4 साल में 5 गुने की बड़ी बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। अब 1.1 लाख करोड़ के पार ये एमटीएफ की बुक चली गई है। लेकिन ये एमटीएफ दरअसल है क्या, ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं समझते इसका गणित मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल क्या होता है कि आप अपने जो होल्डिंग वाले शेयर्स हैं इन्हें गिरवी रखते हैं। गिरवी रखने के बाद आपको अतिरिक्त मार्जिन आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है, फंडिंग करता है, और तकरीबन 1300 शेयरों की लिस्ट ऐसी है जहां पर आप ये एमटीएफ की सुविधा अवेल कर सकते हैं। और ये जो आप कोलैटरल रखेंगे इसके बाद आपको 3 से लेकर 5 गुना का लेवरेज यानी मार्जिन देखने को मिल सकता है। और इस पर आप देखें तो जो है ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा ब्याज करीब करीब 0.04% प्रतिदिन, यानी आप समझ लीजिए कि 40 रुपए प्रति लाख के आसपास की ब्याज यहां पर देखने को मिल सकती है। सब ब्रोकर्स का अलग अलग भाव है, कोई 9% सालाना लेता है, कोई 15% लेता है, तो ये अपने आप में अलग बात है। लेकिन बड़ी बात कि रिस्की क्यों है, तो दरअसल अगर आप देखें तो 1300 जो शेयर है जिन पर आप एमटीएफ की सुविधा ले सकते हैं, कोलैटरल ले सकते हैं, यहां पर अगर आप देखें तो काफ़ी एटलीस्ट 300-400 तो स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें लिक्विडिटी काफ़ी कम देखने को मिलती है। अब एमटीएफ और एफएनओ के मुकाबले आप देखें तो एक इनहेरेंट रिस्क ये भी बन जाता है कि एफएनओ में दोनों तरफ के ट्रेड्स होते हैं, तेजी भी होती है, मंदी भी होती है, लेकिन एमटीएफ में आप मोस्टली सिर्फ तेजी वाले जो ट्रेड्स हैं वही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और जैसा कि कल के सत्र में हमने देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप की धुलाई होगी, अगर किसी दिन बड़ी गिरावट मार्केट में आती है तो एमटीएफ वाली जो पोजीशंस हैं, जो लेवरेज्ड पोजीशन है, यहाँ पर मार्जिन कॉल ट्रिगर हो सकते हैं और फोर्स्ड लिक्विडेशन का खतरा है। ऐसे में जिनमें अगर आप देखें तो मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गया, लिक्विडिटी कम है, मार्केट ऑर्डर लग गए, तो और फर्दर सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, पैनिक क्रिएट देखने को मिल सकता है। अब एमटीएफ की बुक अगर आप देखें तो यहाँ पर रिस्की काफ़ी ज़्यादा है। अब इसका एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं, आपने उन्हें गिरवी रखा, 20% का हेयर कट ले लिया, तो तकरीबन आप देखें तो 80,000 का मार्जिन आप ले पाएंगे। लेकिन इस 80,000 के मार्जिन पर फर्दर आपको लेवरेज मिलेगी और आप 5 लाख रुपए तक का, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 5 लाख रुपए तक का माल ले पाएंगे। तो लेवरेज अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो रही है और ये ग्रोथ एमटीएफ में लगातार है। पिछले एक हफ्ते में देखें तो इंडस्ट्री की बुक में तकरीबन 1600 करोड़ की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर एमटीएफ की पोजीशन है। हालांकि सभी एफएनओ के स्टॉक्स हैं, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि सिल्वर 20 यहाँ पर भी देखें तो अब एमटीएफ की पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो इसके चलते ये मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जय आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सरोकार को समझाने के लिए। और जो माल गिरवी रखा है जब वो खुद नीचे आता है तब होता है जनाब असली खेल। जिन्होंने जो 2 दशक से इस बाज़ार में, 2-2.5 दशक से, 2008 का वो दौर याद होगा, इसी ने किया था सारा का सारा कारनेज। खैर, इस इशू से बाहर निकल के आते हैं। उम्मीद है आपने इस चीज़ को समझा होगा, इसके रिस्क को। और अब चलते हैं, अब कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस छोटे से रिवर्सल को, कैसे रीड कर रहे हैं? ट्रेड की थीम क्या है आपकी, 2 ट्रेड्स आपके? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज एंड एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये एक पुल बैक ट्रेंड है और इस पुल बैक में हम शायद बेस्ट केस में 25,500 या 600 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को भी देखेंगे तो वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, एवरेजेस के बेसिस पे रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि ये पुल बैक ट्रेंड थोड़ा और जारी रह सकता है, शायद एक आध दिन और हो सकता है। आज शायद इंट्राडे में वीकनेस आएगी क्योंकि मार्केट काफी चला हुआ है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने पिटाई देखी 1200 पॉइंट की मार्केट में, जो एक हमने गिरावट देखी थी, उसका एक पुल बैक एटलीस्ट पूरे फॉल का 50% हो सकता है। तो 25,500 या 600 के लेवल्स हमें नजर आते हैं। अगर कोई करेक्शन आता है तो मुझे लगता है 25,250 से लेकर 200 के रेंज में मार्केट के लिए बढ़िया सपोर्ट है। हाँ, अगर आज मार्केट 25,200 के भी नीचे बंद आ जाए तो फिर ये मार्केट कुछ और वक्त तक ऐसा ही, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा और वीकनेस गहराती जाएगी। तो ओवरऑल हमें ये लग रहा है। स्टॉक्स की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ तेजी का ट्रेड बन सकता है। ये स्टॉक लगातार हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज में बना हुआ है और वीरेंद्र अगर इसके मंथली चार्ट को देखें या क्वार्टरली चार्ट को, लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि स्टॉक ग्रेजुअली 90-92 के लेवल्स के करीब आ सकता है। स्मॉल साइज बैंकों में अच्छे एक्शन है, करंट लेवल से हमें लगता है कि इसे खरीदे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 8150 का फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है कि इसमें पोजिशन हो तो बने रहे, 90-92 के टारगेट्स नजर आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मार्केट मिक्स रहेगा तो ट्रेंड को शॉर्ट करके चलना चाहिए। ट्रेंड हमें लगता है कि 4000 के लेवल्स के नीचे एक बार 3500 या 3200 के भी लेवल्स दिखा सकता है।
तो करंट लेवल से भी एवरी राइज इसे शॉर्ट करना चाहिए। 3800 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, तो 3800 में इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रखे 3860 का और टारगेट्स यहाँ पे रखे 3650 के। ओके, ट्रेंड यहाँ पर आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन ट्रेड्स को डिस्कस करने के लिए। इस शो को यहीं समेटेंगे। मार्केट अभी भी ग्रीन में है, लेकिन देखिए डे हाई से ऑलरेडी 100 पॉइंट निफ्टी स्लिप हो चुका है। सुबह का जो लो था 25,302 था, अगर उसके नीचे फिसले तो फिर वो पूरी रैली होने का रिस्क रहेगा। और बैंक निफ्टी भी डे हाई से थोड़ा नीचे आया। इस शो को जैसे मैं कहा समेट रहे हैं और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन कंचन इज बैक और साथ में श्रेया आपके साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन के।